साम दाम दंड भेद ईडी राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट सबके साथ इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युति की सरकार बना ली। एक नाथ शिंदे को ईडी के सहयोग से मैं 3 बार कह रहा हूं, अगर ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र में आज के दिन बीजेपी की सरकार नहीं होती। ये ईडी के घोड़े पे सवार हैं और ईडी के घोड़े पे सवार होकर समझते हैं कि हम किसी को भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अश्वमेध का घोड़ा है। पहली बार किसी देश के राज्यपाल ने पद की गरिमा की मां बहन कर दी। क्या कर रहा है? पहले भी की थी। नहीं, इससे ज्यादा क्या करेगा? मिठाई खिला रहा है। दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंदवाद से, मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर कुमार जी जामा हुआ है महाराष्ट्र में, कभी कुछ फडणवीस को तो आप पीछे ले गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। 2 बार का चीफ मिनिस्टर होते डिप्टी बन गया। चेहरे मोहरे से ही लग रहा था कि उसको गाली दी जा रही है। और जिस तरीके से चेंज हुआ है, आगे क्या कहता है? सरकार चलेगी कि बीजेपी के ने अपना एक स्टूज बिठा दिया वहाँ पे? क्या चीज़ है आखिर इसके बारे में? एक कहावत है कि साम दाम दंड भेद। जी। उसमें एक और शब्द जोड़ लीजिए, साम दाम दंड भेद ईडी राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट सबके साथ इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युति की सरकार बना ली। और लेकिन बनाने के बाद उनके चेहरे पे मातम छाया हुआ है। अब मातम की हद यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ऑफिस बियरर्स ने एक ऑफिशियल जश्न मनाया था जिसमें फडणवीस नहीं गए। और फडणवीस वहाँ पर जो है कार्यकारिणी की बैठक थी राज्य की भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी नहीं गए। तो फडणवीस आज के दिन कोप भवन में जाके बैठ गए हैं और वो नाराज़ हैं, क्योंकि एक आदमी जिसको लगातार पिछले 10 दिन से कहा जा रहा था ये महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य है, बाकी जिसने सरकार बनवाई, जिसे सरकार गिरवाने में भूमिका निभाई है, तो उस चाणक्य की हालत जो है, जो दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य हैं, ट्रेडमार्क तो अमित शाह का है, उन्हें चाणक्य कहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे रहते हुए तो चाणक्य नंबर 2 कैसे बनेगा? तो उन्होंने उसके ऐसे पत्र पर जो है कतर दिए कि ना वो उड़ने काबिल बैठे हैं, ना वो चलने काबिल बैठे हैं, और वो जो है एक तरह से घर में उदास बैठे हैं। तो ये एक तरह से विडंबना है महाराष्ट्र की राजनीति की। अब एक बात समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से एक नाथ शिंदे को ईडी के सहयोग से मैं 3 बार कह रहा हूँ, अगर ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र में आज के दिन बीजेपी की सरकार नहीं होती। क्योंकि बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ने एक नाथ शिंदे और उसके पीए को और उसके जो प्रॉपर्टी के काम देखने वाले सचिन जोशी हैं, उनको जो है नोटिस दिया था कि 24 तारीख को आकर जवाब दो कि एक नाथ शिंदे पे 1000 करोड़ रुपए कैसे आए। एक नाथ शिंदे 1000 करोड़ का आदमी है, और जो दूसरे विधायक हैं वो भी, उनके पास भी नोटिस आए हुए हैं। किसी के पास सीबीआई का आया हुआ है, किसी के पास ईडी का आया हुआ है, किसी के पास जो है इनकम टैक्स का आया हुआ है। आप देखिए, नोटिस देना जो है इनकम टैक्स और ईडी का एक तरह से विशेषाधिकार नहीं है आज के दिन, ये उसका राजनीतिक कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए चुनाव आयोग के बाद ईडी और ये सारी संस्थाएं जो हैं आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हैं, और इसीलिए ये अपनी हरकत में जुटी रहती हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ज़माने में रूस में केजीबी का दबदबा था। जी। पति पत्नी से बात करते हुए बेडरूम में डरता था कहीं ये एजेंट तो नहीं है केजीबी की, और वो सोचती थी कहीं ये ससुरा जो है केजीबी का एजेंट तो नहीं। तो पूरा रूस जो है केजीबी से डरता था। इसी तरह चीन में हाल है। वहाँ पीएलए है। पीएलए का काम क्या है? वो सेना भी चलाता है, वो उद्योग भी चलाता है, वो वहाँ के मंत्रियों को भी चलाता है, वो वहाँ की सारे काम जो है पीएलए करता है। और शी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति होने के साथ पीएलए के प्रमुख हैं, ये उनकी ताकत है। अब हिंदुस्तान में यही काम जो है ईडी के पास है। अगर आप कहीं सड़क पर खड़े होकर छोले कुलचे खा रहे हैं और ईडी वाला आके पूछे कि भाई ये 70 रुपये के छोले भटूरे खा रहा है, बता कहाँ से आए, तुरंत नोटिस थमा देगा
कि तू जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, काले धन का दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तू जो है आ जा हमारे कार्यालय में, हम तेरे को वैसे ही ग्रिल करेंगे जैसे राहुल गांधी को किया था 50 घंटे, जी उसको, और अब सोनिया गांधी को करेंगे, जी जी, और अब शरद पवार को बुला लिया है इनकम टैक्स वालों ने। आप समझिए इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो आदमी सरकार के बेवकूफ़ी के कामों के खिलाफ नहीं है वो हो जाता है। शरद पवार के जीतने का एक बड़ा कारण ये रहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में जिस दिन चुनाव होने थे, वोट पड़ने थे, उससे एक दिन पहले शरद पवार को कहा तुम ईडी के दफ्तर आ जाओ, और शरद पवार ने ईडी के उस नोटिस का ये फ़ायदा उठाया कि उनकी पार्टी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसको इतने वोट मिले जितनी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो ईडी का दुरुपयोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर किसी आदमी को अमृत भी पिला दोगे ना तो उससे मर जाएगा, तो दवा भी जहर बन जाती है ज़रूरत से ज़्यादा हो तो। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती, ये ईडी के घोड़े पे सवार हैं, और ईडी के घोड़े पे सवार होकर समझते हैं कि हम किसी को भी जीत सकते हैं क्योंकि ये हमारा अश्वमेध का घोड़ा है। राम जी ने भी अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाया था, पहले भी दौड़ाते थे। तो ईडी जो है बीजेपी के लिए अश्वमेध का घोड़ा है, और ये इस घोड़े का दुरुपयोग जितना ये करना चाहते हैं कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिए, 2 बयान दिए, कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसे हम एक तरह से फैसला ही है कि ये आया कि जो विधायक डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला जो है 11 जुलाई तक टाल दो। यानी जो आदमी, उसमें एकनाथ शिंदे भी है, एकनाथ शिंदे और उसके साथ टोटल 16 लोग हैं जो डिस्क्वालीफाइड हो जाते, उन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जब विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने कहा कि 24 घंटे में विधानसभा का सत्र बुलाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति जो सदन का सदस्य हो सकता है और हट सकता है, जो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, उसको कहा कि तू तो सदन का सदस्य रहेगा, तेरे बारे में फैसला होगा 11 जुलाई को, लेकिन सदन में अभी जो वोट पड़ेगा उसमें तू वोट देगा, ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर जनता को सभ्य भाषा में और सरल भाषा में समझाऊं कि शादी किससे होगी सत्ता की, ये तो नहीं पता, ये 11 जुलाई को तय होगा कि शादी का उम्मीदवार कौन बनेगा, शादी किसकी किससे होगी, लेकिन सुहागरात कल ही मनाई जाएगी। यानी सुहागरात कल बन गई, जो पेट में बच्चा ठहर गया तो वो बच्चा किसका होगा, वो जायज़ होगा नाजायज़ होगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई को होगा। और इस फैसले की निंदा होनी चाहिए, उस फैसले की निंदा नहीं कर रहे लोग, निंदा कर रहे हैं कि जी नुपुर शर्मा के खिलाफ तुमने बयान दे दिया। तो आप समझिए जिसको जहां चोट पहुंचती है वो अपनी चोट को रोता है। मेरे दांत में दर्द होगा, मैं कहूँगा मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आपकी आंख में दर्द होगा, आप कहोगे मेरी आंख में दर्द हो रहा है। तो दुनिया अपने दर्द से बेहाल है, किसी दूसरे के दर्द से बेहाल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत फैसला दिया, उस फैसले की वजह से महाराष्ट्र में आज के दिन मैं कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। अब आप देखिए, राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल बड़ा खुश था, पहली बार किसी देश के राज्यपाल ने पद की गरिमा की मां बहन कर दी। क्या कर रहा है? पहले भी की थी। नहीं, इससे ज्यादा क्या करेगा, मिठाई खिला रहा है। आपने देखा है मोदी जी ने 2 बार शपथ ली, किसी भी राष्ट्रपति ने मोदी जी को मिठाई खिलाई? बिल्कुल खिलाते नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति ने मोदी जी को गमला दिया, लो जी ये गमला लो? फडणवीस को गमला दिया देखा है आपने? नहीं। कभी भी आपने देखा है पद ग्रहण में? पद है उनका तो भाई नहीं, गरिमा है। आप एक परफॉर्मेंस के लिए आए, बड़ी एक सुचारू परफॉर्मेंस चलती है, वो चले ना चले, कई बार देखने में भी बड़ा दर्द होता है कि देख क्या रहे हैं, लेकिन लोग देख लेते हैं। लेकिन राज्यपाल ने उसमें तड़का डाल दिया। और जब एकनाथ शिंदे अपनी वो ले रहे थे शपथ, तो उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे, फिर कहा महाराष्ट्र। तो ये पद जो है, उनकी जो शपथ है पूरी नहीं हुई, या अधूरी शपथ है, ये शपथ अमान्य होनी चाहिए, इसे दोबारा शपथ लेनी चाहिए अगर कोई एप्लीकेशन लगाएगा तो आप देखिए राजनीति का चीरहरण करा जा रहा है। और अब ये कहा गया है कि एकनाथ शिंदे अपने को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करें। अब बहुमत सिद्ध कर देते हैं वो, लेकिन उसके बाद अगर 11 जुलाई को ये होता है कि ये इस आदमी को दल बदल विधेयक की वजह से अयोग्यता मिल जाती है, तो क्या हाल होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी ये कैसे इस चीज़ को सिद्ध करेगी कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक महाराष्ट्र में जो व्यक्ति सदन का सदस्य बनने लायक नहीं था, उसने सरकार कैसे चला ली? उससे आरे जंगल जो थे, जिनके पेड़ काटने का बड़ा हंगामा हुआ था, उसका फैसला कैसे बदल दिया? तो आप देखिए, ये राजनीति का एक, मैं कहता हूँ
कॉमेडी सर्कस चल रहा है, और ये कॉमेडी सर्कस महाराष्ट्र में चल रहा है, और महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और पूरी दुनिया देख रही है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का जनाजा किस तरह निकाला जा रहा है, और कोई बोल नहीं रहा, लेकिन सबको समझ आ रहा है हो कुछ गड़बड़ रहा है। कोई अकल जो है इसमें नहीं लगती, जितनी आप अकल का इस्तेमाल करोगे आपको दुख होगा। जिस तरह आप कॉमेडी सर्कस देखते हैं, कपिल शर्मा का शो देखते हैं, दादा कोंकड़े की फिल्म देखते थे कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, वही वाली बात हो रही है। ये जो है अगर आप इसको महाराष्ट्र की सरकार से जोड़ लें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि किसने किसके हाथ में क्या दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।